हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है और स्वास्थ्य जागरूकता की सीरीज में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आयुर्वेद में वर्णित परिणाम सूल के बारे में। परिणाम सूल जिसे मॉडर्न साइंस में आप पेप्टिक अल्सर डिजीज यानी गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि परिणाम सूल होता क्या है, ये किस प्रकार से डेवलप होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। इस बीमारी के बारे में मैं आपसे इसीलिए बात करना चाहता हूं कि इसमें रोगी बहुत लंबे समय तक भटकता रहता है, वो एंटासिड लेता रहता है, दुनिया भर की दवाइयां कराता है। इसमें रोगी को कभी-कभी ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि कोई उसे हृदय रोग तो नहीं हो गया है, उसको सीने में दर्द रहता है, जलन रहती है, बेचैनी रहती है। और अगर मैं बात करूं एलोपैथिक चिकित्सा की, तो एलोपैथिक चिकित्सा में जो आप एंटासिड देते हैं, जब तक आप रोगी को एंटासिड देते हैं तब तक उसे आराम रहता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं कि आप उसके दर्द के निवारण के लिए, उसके पेन को पैसिफाई करने के लिए आप जो पेन किलर देते हैं, आप एनएसएआईडी की जो ड्रग देते हैं, वो तो और ज्यादा एग्रावेट करती हैं इस कंडीशन को। तो रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब दवाइयां खाते हैं तब तक तो आराम है और उसके बाद आराम नहीं है। और कई बार ये दर्द उसको इस तरीके से भ्रमित कर देता है कि पेशेंट इसमें ईसीजी या अन्य कार्डियक जांचें भी कराने लगता है। आज मैं आपको इसके बारे में बात करूंगा कि परिणाम सूल को आयुर्वेद में कैसे वर्णित किया गया है और इसका निदान क्या है। अगर आप परिणाम सूल से प्रभावित हैं, आपको इस तरीके की कोई समस्या है, इस वीडियो को देखिए, आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आइए बात करते हैं परिणाम सूल के बारे में। परिणाम सूल, तो जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, परिणाम सूल आयुर्वेद में वर्णित अम्ल पित्त, ध्यान रखेंगे, आपका एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का एक प्रकार है और जिसमें विशेष रूप से भोजन के पाचन के बाद होने वाले पेट दर्द यानी पोस्ट प्रांडियल पेन को दर्शाया गया है। यानी नाम ही इसका बता रहा है परिणाम शूल। परिणाम शूल क्या है? यानी आचार्य माधव ने माधव निदान में क्या कहा है कि भोजन के पाचन के बाद, यानी रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं खाना खा लेता हूं उसके 2-3 घंटे बाद मुझे हल्का हल्का दर्द होता है। तो भोजन का जब परिणमन हो जाता है, यानी भोजन का जब पाचन होने वाला होता है, लगभग ये कह सकते हैं आप अर्ध अवस्था में होता है, तो खाना खाने के बाद जब रोगी को दर्द हो रहा है, पाचन के बाद दर्द हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? परिणाम। यानी जो आपने भोजन खाया है, भोजन लिया, उसका परिणाम क्या है? यानी उसके डाइजेशन के बाद आपको दर्द हो रहा है। तो परिणाम सूला इज अ टाइप ऑफ अम्ल पित्त, ध्यान रखेंगे, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है। और जिसे आयुर्वेद में क्या कहा गया है, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो परिणाम सूल है, ये आपकी अम्ल और यानी पित्त, दो बातें हैं। तो यहाँ पे आपको ये अम्ल पित्त जो शब्द आ रहा है, इसमें ऐसे याद रखना है कि ये वात और पित्त दोष की वजह से होता है। यानी अगर आपके शरीर में वात और पित्त प्रकोपित हैं तो आपको इस तरीके की परिणाम सूल जैसी समस्या देखने को मिलेगी। थोड़ा और आगे चलता हूं और मैं आपसे बात करता हूं कि परिणाम सूल का मतलब क्या है। देखो, परिणाम का मतलब क्या है? आफ्टर डाइजेशन, और शूल का मतलब है पेन। यानी डाइजेशन के बाद अगर रोगी को पेन होता है तो उसे लिटरली हम क्या कहते हैं? परिणाम सूल कहते हैं, यानी पेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। शाब्दिक अर्थ क्या है? भोजन के बाद रोगी को दर्द हो रहा है, भोजन करने के बाद रोगी को दर्द हो रहा है। और इसका उल्लेख आचार्य, जैसे मैंने अभी बताया कि माधव निदान में इसके बारे में आपको मिलता है, ग्रंथ में किया गया है। और इसके बारे में आपको याद रखना, जब आप मॉडर्न साइंस में इसे देखेंगे तो इसे पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज में आप गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, इसके बारे में बहुत अच्छे से पहले पढ़े हुए हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि भोजन के पाचन के बाद जो दर्द होता है, जो परिणमन के बाद दर्द होता है, उसे परिणाम सूल कहते हैं। इसमें आपको कॉज देखने, यानी इसके निदान क्या है। कई बार मॉडर्न साइंस में इसके कॉजेटिव एजेंट आप देखेंगे तो वहां पे कहते हैं कि हेलिकोबैक्टर पायरोली जो बैक्टीरिया है, यानी आपका जो एच पाइलोरी, उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से होता है, या अन्य आपने कोई इस तरीके की ड्रग्स ली उनकी वजह से, जो आपकी एपिथेलियम है, जो म्यूकोसा है, उसके कोरोजन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आयुर्वेद इसमें कुछ अलग निदान की बात करता है। मेन जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इसमें सबसे पहले देखेंगे इरेगुलर फूड हैबिट। अगर आप डिस्माशन करते हैं, यानी अनुचित आहार विहार करते हैं, ध्यान रखेंगे, यहां पर अगर आपका आहार अनुचित है, यानी जो भोजन आपको नहीं करना चाहिए वो अगर आप कर रहे हैं, जैसे आगे क्या लिखा है, अत्यधिक मसालेदार खट्टे तीखे पदार्थों का सेवन, यानी एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पाइसी सॉर और हॉट फूड। आजकल आप देख रहे हैं खाने में लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद कर रहे हैं, बाहर रेस्टोरेंटों में, होटलों में इस तरीके के भोजन कर रहे हैं।
तो उसकी वजह से ये आपको हो सकता है। साथ ही साथ में आजकल एक ट्रेंड है फास्टिंग का। फास्टिंग के नियम लोगों को नहीं पता है। अगर आप लंबे समय तक उपवास कर रहे हैं तो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा, आपकी ड्यूडेनल म्यूकोसा करोड़ हो सकती है। तो लंबे समय तक अगर आप उपवास कर रहे हैं तो उससे भी आपको क्या हो सकता है, आपको परिणाम सूल की दिक्कत हो सकती है। आगे क्या लिख रहे हैं, स्ट्रेस और एंगर। अब आप देख रहे हैं ऐसा कोई शायद ही कोई व्यक्ति है जिसे स्ट्रेस ना हो, जिसे गुस्सा ना आता हो। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप एंगर में हैं, भोजन भी आप जल्दी खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको परिणाम सूल हो सकता है। आगे लिख रहे हैं एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी, कॉफी और अल्कोहल। ध्यान रखेंगे आजकल ये भी लोगों का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड बन चुका है कि दिन में 5-10 चाय जब तक वो नहीं पी लेते हैं उनको आराम नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा कॉफी, ऑफिस में आप देख रहे हैं बहुत कॉफी ले रहे हैं। इवन देन लोगों के रूटीन में अल्कोहल है, शाम को अल्कोहल लेकर के सोते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक निदान का सेवन कर रहे हैं तो आपको परिणाम सूल होने की पूर्णतः संभावना है। थोड़ा और आगे की बात करता हूं मैं बात करता हूं सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस। आयुर्वेद इसको क्या कहता है, वेग धारण। अगर आपकी कोई नेचुरल कॉल है, जैसे आप बहुत लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको कोई भी नेचुरल कॉल आ रही है और वहां पर आप उसको सप्रेस कर देंगे तो उसकी वजह से भी आपको परिणाम सूल जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ ड्राई और पंजेंट फूड, बार बार अत्यधिक रूखे और तीखे भोजन का अगर आप सेवन करते हैं, ये सभी कारण ध्यान रखेंगे, जो भी आपने अभी तक कारण पढ़े हैं ये सभी आपके शरीर में वात और पित्त दोष को बढ़ाते हैं, जो बाद में क्या करेगा, आमाशय में जाकर के और आंतों में जाकर के उसको प्रभावित करते हैं और जिससे परिणाम सूल होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपने एक्सेसिव इंटेक ऑफ कॉफी, टी, अल्कोहल या बिस्मासन या आपका विरुद्ध आहार ये सब किया है तो ये शरीर में जाकर के आपके वात और पित्त दोष को प्रकोपित करेंगे और ये बढ़े हुए वात और पित्त दोष आपको परिणाम सूल यानी पैप्टिक अल्सर डिजीज कॉज करेंगे। थोड़ा और आगे की मैं बात करता हूं आपसे कि ये बीमारी डेवलप कैसे होती है, इसकी संप्राप्ति क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है। तो आप इसमें देखेंगे ड्यू टू फॉल्टी डाइट और लाइफस्टाइल, यानी आपकी डाइट अगर खराब है, आपकी जो जीवनचर्या है, आपकी लाइफस्टाइल है, अगर वो गड़बड़ है तो क्या होगा, वात एंड पित्त दोष गेट विटिएटेड, यानी वात और पित्त दोष आपके शरीर में बढ़ जाएंगे और इससे क्या होगा, लिख रहा है वात कॉज पेन ड्यू टू इट्स रुक्ष गुण। ध्यान रखेंगे वात का एक गुण है रुक्षता, तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, आपके अंदर बॉडी में पेन कराएगा और साथ ही साथ में एक और वात का गुण है वो है चल गुण। इसकी वजह से क्या होगा, वात दोष अपने रुक्षता की वजह से और अपनी गतिशील गुण के कारण आपको पेन उत्पन्न करता है, यानी आपको दर्द करता है। तो वात के बारे में आपने देखा, इसी प्रकार से जब पित्त प्रकोपित होता है तो ये क्या करेगा, पित्त दोष अपनी उष्ण और तीक्ष्ण, ध्यान रखेंगे पित्त के दो लक्षण है उष्णता और तीक्ष्णता, इसकी वजह से क्या करेगा, प्रकृति के कारण जलन और सूजन यानी इन्फ्लेमेशन करेगा। तो अगर शरीर में वात दोष बढ़ेगा, पित्त दोष बढ़ेगा तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको परिणाम सूल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज दोषा अफेक्ट द अग्निमांद। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि शरीर में जब वात और पित्त दोष बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में अग्नि की मंदता होगी, आपकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक हो जाएगी और इसकी वजह से फिर क्या होगा, वीक डाइजेशन एंड लीड्स टू अल्सरेशन और पेन आफ्टर डाइजेशन, और इसी की वजह से आपको अल्सर हो जाएंगे, इसी की वजह से आपको दर्द होगा। तो आपको ये बात समझनी है कि बढ़े हुए दोषों की वजह से, बढ़े हुए पित्त और वात की वजह से आपकी डाइजेशन, आपकी अग्नि मंद हो जाएगी और उसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको उसकी वजह से पैप्टिक अल्सर डिजीज होगी, जिसे आयुर्वेद परिणाम सूल कहता है। थोड़ा और आगे की बात करता हूं मैं आपसे, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे टाइप जो क्लासिफिकेशन ध्यान रखेंगे, ये दोष के आधार पर है, शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे दैट इज द वातज परिणाम सूल। अगर वात की वजह से परिणाम सूल हुआ है तो पेन विद प्रिकिंग और थ्रोम्बिंग सेंसेशन, आपको किस तरीके का दर्द होगा, चुभने जैसा दर्द होगा, ध्यान रखना, और रिलीव्ड बाय वार्मथ एंड माइल्ड प्रेशर, यानी रोगी कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे चुभने जैसी पीड़ा होती है, सुई के चुभने जैसा दर्द होता है, लेकिन जब मैं इस पेट को दबाता हूं ऐसे करके या इसकी सिकाई करता हूं तो उसको आराम मिल जाता है। तो आप समझिए कि जो दबाने पर या गर्म करने पर रोगी को रिलीफ हो रहा है तो ये आपका वातज परिणाम सूल है। अब देखो
आगे आप देखेंगे दैट इज द पित्तज परिणाम शूल। पित्तज इसका मतलब यहाँ पित्त दोष बढ़ा हुआ है, बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि पित्त का गुण है बर्निंग। आगे लिख रहा है एसिडिटी इन थर्स्ट, शोर बेल्चिंग, खट्टी डकारें आना, प्यास लगना, ये सभी क्या है, ये पित्त की वजह से हो रहा है, बढ़े हुए पित्त की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे दैट इज द कफज परिणाम शूल। इसमें पेशेंट को डल पेन होता है, डल एक्टिंग पेन होता है, हैवीनेस रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, नोजिया रहता है। यानी जिस रोगी को परिणाम शूल हो रहा है, भोजन के बाद दर्द हो रहा है, लेकिन हल्का मीठा दर्द रोगी कह रहा है, हैवीनेस रहती है यानी खाना सही से नहीं पच रहा है और उसको भूख नहीं लग रही, तो ये क्या है, ये आपका कफज परिणाम शूल है। अब ये जो 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए, मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, आप एंडोस्कोपी करा करके यहां जाएंगे, तो वो आपको कहेंगे कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है, और इन तीनों केसों में आपको वही चिकित्सा दी जाएगी। एक एंटासिड दे दिया जाएगा, कोई भी सुक्रलफेट या आपके जितने भी जो है डाइजन वगैरह जिस तरीके के सिरप आते हैं वो दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ में आपको कोई पेन किलर दे दी जाएगी। लेकिन जो भी आपने यहां पर देखा कि आयुर्वेद तीनों दोषों की चिकित्सा अलग अलग है, तीनों दोषों को अलग अलग औषधि दी जाएंगी, अलग अलग उनकी डायग्नोसिस है, अलग अलग उनकी पैथोजेनेसिस है। तो यहाँ पे ये समझना है कि जिन रोगियों को इस तरीके की समस्या है और वो डाइजिन या सुप्रलफेट जैसे सिरप लेने के बाद, पेन किलर लेने के बाद उनको रिलीफ नहीं हो रहा है, तो उनको आयुर्वेद में एक बार दिखाना चाहिए, क्योंकि आपने सारी जांचें करा ली हैं, आप लंबे समय से परेशान है, आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, तो बिलीव मी आपको हो सकता है वातज, पित्तज या कफज इस प्रकार का कोई परिणाम शूल हो। और ये मैं तब कह रहा हूं जब इस तरीके के रोगी हमारे पास आते हैं, लंबे समय से परेशान रहते हैं, जब हम उनका प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो वही चीजें होती है, एक एंटासिड होती है, एक पेन किलर होती है ना, इस तरीके की दवाइयां होती है। मैं इसे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट यहाँ पे क्योंकि डायग्नोसिस अलग है, यहाँ पे बीमारी की पैथोजेनेसिस अलग है, तो चिकित्सा, और जब हम ये चिकित्सा इस दोष को, इस चीज को कंसिडर करके चिकित्सा करते हैं, तो रोगी को जरूर रिलीफ होता है। थोड़ा और आगे की बात करते हैं, सिम्टम्स क्या है, यानी लक्षण क्या आएंगे रोगी को, तो पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन आफ्टर डाइजेशन, यानी भोजन करने के बाद कहेगा 2 घंटे बाद कि उसको यहां दर्द हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है ना। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द क्यों हो रहा है कि यहां पर क्या हुआ है, यहां आपका पित्त और वात दोष के बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। आगे क्या लिख रहा है, सौर बेल्चिंग, यानी उसे खट्टी डकारें आती है रोगी को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट एंड थ्रोट, ध्यान रखेंगे इस बर्निंग सेंसेशन की वजह से, इस चेस्ट पेन की वजह से कई बार रोगी ऐसा भ्रमित होता है कि उसको कहीं कार्डियक पेन तो नहीं है। और आप जानते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, एपिगैस्ट्रिक पेन रीजन में जो पेन होते हैं, जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर जिसे हम मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं, इन सारे केसों में कई बार हमको मिस डायग्नोस्ड हो जाएगा कार्डियक पेन। तो रोगी को लगता है कि उसे हृदय संबंधित कोई रोग तो नहीं है, तो उसके लिए वो ईसीजी करा लेता है ना। आगे क्या देखेंगे, सीने में और गले में जलन रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, ध्यान रखेंगे उसकी भूख भी कम हो जाती है क्योंकि जलन हो रही है ना, तो उस कारण से व्यक्ति भोजन नहीं करता है। थोड़ा और आगे की बात करते हैं, नोजिया और वोमिटिंग, यानी उसका जी मिचलाता रहता है, उल्टी करने का मन करता है। कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलर बबल मूवमेंट, अगेन यानी उसको कब्ज रहेगी, पेट साफ नहीं होगा, और ऐसे केस में अगर फिर आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो वो आपसे क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब कि ये लो एक लैक्टुलोज सिरप, है ना। तो लैक्टुलोज जब तक आप ले रहे हैं तब तक आपको क्या हो रहा है, मोशन क्लियर हो रहा है ना। तो इस तरीके से आपको ये बातें समझनी है। और वीकनेस और इरिटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दशा से प्रभावित, यानी परिणाम सूल से अगर रोगी प्रभावित है, तो कुछ समय बाद वो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, और ऐसी दशा में फिर आपकी मॉडर्न साइंस की दवा शुरू होती है, दैट इज द एंटी डिप्रेसेंट, यानी उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को, उसको सप्रेस करने के लिए फिर आपको एल्प्राजोलम, क्लोनाजिपाम जैसी दवाइयां शुरू हो जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद इन सब के लिए आपको मना कर रहा है कि आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये जो इरिटेबिलिटी है, ये जो वीकनेस है, ये वात और पित्त दोष की वजह से हो रही है, तो आप इनको समझिए। थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा क्या है, हालांकि ये जो मैं वीडियो में जानकारी दे रहा हूं, इसको आप स्वयं से चिकित्सा नहीं करेंगे, इसका अधिकार केवल और केवल आपके वैद्य को है, आपके चिकित्सक को है। क्या है ये चिकित्सा, द ट्रीटमेंट एम टू पैसिफाई वाता एंड पित्त, यानी इस चिकित्सा का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो उद्देश्य आपके लक्षण को पैसिफाई करना नहीं है, आपके बर्निंग सेंसेशन को, आपके पेन को पैसिफाई करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है शरीर में बढ़े हुए पित्त और वात दोष का शमन करना, उसको पैसिफाई करना।
कैसे करेंगे? लिखा है स्ट्रेंथन डाइजेशन एंड हील गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी आपके शरीर में वात और पित्त दोष के बढ़ने की वजह से जो अग्नि मांद हुआ है, जो आपको अल्सरेशन हुआ है, तो उस अग्नि को साम्य अवस्था में लेके आना है, जो अल्सर बना हुआ है उसको हील करना है, आपके डाइजेशन को सुधारना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले कह रहे हैं कि स्नेहन। स्नेहन से क्या होगा? ऑयलेशन एंड सुडेशन। स्नेहन और स्वेदन आप जानते हैं, वैसे तो ये पंचकर्म के पूर्व कर्म है, लेकिन अपने आप में ये स्वतंत्र कर्म भी माने जाते हैं। जब आप स्नेहन करेंगे तो बढ़ा हुआ जो वात है, स्वेदन करेंगे तो जो बढ़ा हुआ वात है उसको क्या होगा? पैसिफाई होगा, कम होगा। तो स्नेहन स्वेदन से हम वात दोष को कम करेंगे। और फिर साथ ही साथ में क्या करेंगे? यूज ऑफ मेडिकेटेड घी एंड ऑयल टू रिड्यूस ड्राइनेस एंड पैसिफाई वात। अब आप जानते हैं कि जितने भी घृत हैं या जो तेल है, इनकी वजह से आपके शरीर में वात का शमन होता है। वात दोष की सर्वोत्तम चिकित्सा ही क्या है? आपकी स्नेहन है। तो यहाँ पे आप उसको पैसिफाई करेंगे और साथ ही साथ में क्या करेंगे? घृत प्रिपरेशन लाइक दाढ़ीमादी घृत और महातिक्त घृत। हालांकि ये जो मैं दो नाम ले रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यही दो यूज हो, क्योंकि ये मैंने यहाँ इसीलिए मेंशन किए कि कॉमनली यही घृत यूज होते हैं, क्योंकि ये आपके वात और पित्त दोनों का शमन करते हैं। तो दाढ़ीमादी घृत या महातिक्त घृत का पान कराते हैं, जिससे रोगी में बढ़ा हुआ वात और बढ़ा हुआ पित्त कम होता है। बात करते हैं आगे शोधन चिकित्सा की। अब शोधन, देखो शोधन में आपको क्या करना है? प्यूरिफिकेशन। शोधन चिकित्सा में आपकी पंचकर्म चिकित्सा आती है, और पंचकर्म में शोधन के लिए देखो पित्त इज डोमिनेटिंग। अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे हम? लिखा है माइल्ड विरेचन दैट इज द पर्गेशन इज बेनिफिशियल यूजिंग द त्रिव्रत लेह और अभिपत्तिकर चूर्ण। यानी आचार्य कह रहे हैं कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो इस पित्त के शमन के लिए, शोधन के लिए, पित्त को बाहर निकालने के लिए जो उत्तम चिकित्सा है वो क्या है? दैट इज द विरेचन चिकित्सा। यानी इसमें हम क्या कराएंगे? उसको इसमें दस्त लगाएंगे, यानी उसको लैक्सेटिव देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विरेचन, पित्त प्रधानता में विरेचन कराएंगे। आप जानते हैं कि सर्वोत्तम जो चिकित्सा है पित्त की वो क्या है? विरेचन है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा समन चिकित्सा में। समन में क्या करेंगे? इसमें कुछ वात और पित्त का समन करने वाली कुछ औषधि देंगे, है ना। अगर रोगी पंचकर्म नहीं करा सकता है तो हम क्या करेंगे? इसमें जैसे देखो शतावरी कल्प है। शतावरी कल्प क्या हुआ? बढ़े हुए वात और पित्त को कम करेगा। उसके बाद यष्टि मधु चूर्ण देंगे इसमें, कामदुदा रस है, सूत सेकर रस है, अमल की चूर्ण है, और घी विद मिल्क। ध्यान रखेंगे डेली सुबह सुबह उसको 1 चम्मच गाय का घी लेकर के दूध में देंगे। हालांकि ये जो मैं चिकित्सा बता रहा हूं इससे भी वैरी कर सकती है, क्योंकि हमारा चिकित्सा का सिद्धांत किसी औषधि को नहीं है देना है। हमारा चिकित्सा का सिद्धांत है दोषों के ऊपर, यानी बढ़े हुए वात और पित्त का शमन करना। लेकिन ये जो मैं औषधि बता रहा हूं, चाहे वो शतावरी कल्प हो, यष्टि मधु हो, कामदुदा रस हो, सूतसेकर रस हो, इनका काम क्या है? ये आपके शरीर में बढ़े हुए वात और पित्त का शमन करती है। इसीलिए ये ट्रीटमेंट की गाइडलाइन में मैं आपसे बात कर रहा हूं। थोड़ा और आगे की बात करते हैं और समझते हैं आहार। यानी आपका भोजन कैसा होना चाहिए उस समय जब आप देखेंगे इजीली डाइजेस्टिबल, नॉन स्पाइसी एंड नॉन एसिडिक फूड। आपका जो भोजन होना चाहिए वो हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, बिना मसाले वाला होना चाहिए। आगे लिख रहे हैं खट्टे पदार्थ, तले हुए और अम्लीय भोजन से परहेज करना चाहिए। अवॉइड फास्टिंग, सॉर फूड और स्ट्रेस। यानी इन चीजों से बचना है, तनाव नहीं लेना है, खट्टे या तले हुए पदार्थ नहीं लेने, क्योंकि ये आपके शरीर में क्या करेंगे? ये पित्त दोष को बढ़ाएंगे। आगे क्या लिखा है? टेक ल्यूकोम मिल्क, राइस ग्रूअल, घी एंड फ्रूट लाइक बनाना। कह रहे हैं गुनगुना दूध ले सकते हैं, है ना, चावल का पानी, पतला पानी ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, साथ ही साथ में मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, फलों में केले का सेवन करेंगे, क्योंकि ये भी आपके शरीर में वात और पित्त का शमन करने वाले आहार हैं। थोड़ा और आगे की बात करते हैं पथ्य अपथ्य के बारे में। पथ्य का मतलब क्या है? जो आपको पालन करना है, जो आपको लेना उपयुक्त आहार में। मिल्क लेना है, घी लेना है, राइस ग्रूअल, मूंग दाल, सूप और अनार लेना है। अब देखो चाहे वो दूध हो चाहे वो आपका घृत हो, ये दोनों ही आपके शरीर में, दूध एक अच्छा पित्त पैसिफाइंग एजेंट है, पित्त को शमन करता है ठंडा दूध। और घृत आपका क्या करेगा? ये आपके वात को कम करेगा। तो इसी तरीके से जो भी चीजें यहाँ बताई गई हैं ये आपके लिए पथ्य हैं। और अपथ्य क्या है जो आपको नहीं लेना है? अपथ्य में खट्टे पदार्थ यानी शौर, कर्ड, है ना, स्पाइसी फूड है, फ्राइड फूड है, अल्कोहल और स्मोकिंग।
यानी आपको मसालेदार खट्टा भोजन नहीं लेना है, आपको मदपान यानी शराब का सेवन नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, तो ये आपके लिए अपथ्य है। तो ये पथ्य पथ की बात की। अब मैं आपसे बात करता हूँ कॉमन आयुर्वेदिक कुछ फॉर्मुलेशन है जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। शतावरी घृत का प्रयोग हो सकता है, कामदुदा रस का प्रयोग कर सकते हैं, यष्टि मधु चूर्ण दूध के साथ दे सकते हैं, अमल की रसायन दे सकते हैं और सूत सेकर रस दे सकते हैं, महातिक्त घृत दे सकते हैं। ये वही औषधियां हैं जो परिणाम सूल में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी औषधि प्रयोग होनी है इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके चिकित्सक को है, आपके वैद्य को है। तो ये कुछ कॉमन फॉर्मुलेशन है जो मैंने आपको बताने की बात की। अब बात करते हैं मॉडर्न कोरिलेशन क्या है बीमारियों का। आधुनिक समानता बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मॉडर्न साइंस में क्या है ये। तो परिणाम शूल कैन बी कोरिलेटेड विद द पेप्टिक अल्सर डिजीज, ध्यान रखेंगे। ड्यूडेनल अल्सर वेयर द पोस्ट प्रांडियल पेन एंड हाइपर एसिडिटी इज प्रिडोमिनेंट। तो आपको ये समझना है पेप्टिक अल्सर डिजीज में आप दो बातें पढ़ते हैं, एक है गैस्ट्रिक अल्सर और एक है ड्यूडेनल अल्सर। तो मैंने आपको यहाँ पे जो ड्यूडेनल अल्सर है उसको ज्यादातर अन्न द्रव शूल कहते हैं, लेकिन मैंने आपसे यहाँ बात की आपके गैस्ट्रिक अल्सर की, परिणाम शूल की बात की है। हालांकि परिणाम शूल और इसमें अगर आप देखेंगे अन्न द्रव शूल, है ना, इन दोनों के बारे में आपको ऐसा समझना है कि जो अन्न द्रव शूल है ये लगभग लगभग दर्द पेशेंट को हर वक्त बना रहता है। ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद, खाना यानी भोजन पाने के बाद तब दर्द हो रहा है 1.5-2 घंटे बाद, तो आप समझिएगा कि ये परिणाम शूल है। लेकिन हल्का हल्का दर्द उसको भोजन से पहले भी बना रहता है। दूसरी बात एक और याद रखनी है कि परिणाम शूल में रोगी भोजन तो करता है क्योंकि भोजन के दौरान उसे दर्द नहीं है, लेकिन भोजन के बाद दर्द है। लेकिन अन्नद्रव शूल में रोगी में कृशता रहती है, रोगी कमजोर होता है काफी क्योंकि उसको माइल्ड पेन हर वक्त बना रहता है। तो ये बात इस तरीके से मैंने आपको बताई कि परिणाम शूल और आपका अन्नद्रव शूल का रिलेशन और मॉडर्न साइंस से। प्रोग्नोसिस देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है जो मैं हमेशा रोगी को बोलता हूं कि अर्ली स्टेज में अगर आपकी कोई बीमारी है और जितनी जल्दी आप अपने वैद्य से, जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तो इनिशियल स्टेज में मॉडर्न साइंस भी ऐसा मानती है कि इनिशियल स्टेज में बीमारी को कंट्रोल करना आसान होता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में ये साध्य है, क्यूरेबल है। लेकिन अगर ये पुरानी अवस्था हो चुकी है, क्रोनिक हो चुकी है, तो ये रोग ध्यान रखना कृत साध्य हो जाता है। कृत साध्य का मतलब क्या है? डिफिकल्ट टू क्योर, यानी इसको ट्रीट करने में हमें जो है बहुत ज्यादा परेशानी होगी और बहुत ज्यादा दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा, लंबे समय तक औषधियां चलानी पड़ेंगी और इस तरीके से इसको ट्रीट करना थोड़ा कठिन है, ये समझिए अगर ये क्रोनिक हो चुका है, क्योंकि लेटर स्टेज में इसमें बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने परिणाम सूल को लेकर के आपको देने की कोशिश की है। फिर भी परिणाम सूल को लेकर के अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई डाउट है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी ऐसी व्याधि से, किसी बीमारी से लंबे समय से सफर कर रहे हैं, आप बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, बहुत सारी चिकित्सा ले चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका इलाज आयुर्वेद के थ्रू किया जाए, तो आप इस दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि किसी भी बीमारी को लेकर के अगर आप कोई सेकेंडरी ओपिनियन चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आयुर्वेद में इस बीमारी का क्या इलाज है, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आयुर्वेद से संबंधित किसी औषधि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।